हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। शिक्षक भर्ती से रिलेटेड या फिर बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट होती है, सबसे पहले आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन के माध्यम से अपडेट आपको दी जाती है। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट है आपसे छूटे नहीं और सबसे पहले आपको मिलती रहे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं थियरी 2 के एग्ज़ाम सॉल्व पेपर की। ठीक है, आपको पता है हमारे चैनल के माध्यम से हिंदी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाती है। आप किसी भी वर्ग या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हम देखेंगे थियरी 2 के जो है सॉल्व पेपर करेंगे। एग्ज़ाम इसका हुआ था जो है 22/8/2024 को एग्ज़ाम हुआ था और उसी पेपर को हम थियरी 2 के 9 और 10 का पेपर जो है वर्ग ये सॉल्व करेंगे। 40 प्रश्न से स्टार्ट होता है और पूरा डिटेल में आपका जो है एग्ज़ाम सॉल्व होगा। और जो लोग चाहते हैं कि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा, जिससे कि हम और अच्छे से अपने काम को कर पाएँ। यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा का जो है, आपको पता है राजस्थानी हमारे हिंदी भाषा में बहुत सारी बोलियां और उपबोलियों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर राजस्थानी भाषा का पूछा है कि राजस्थानी भाषा का जो है उद्भव किस भाषा से हुआ है। ऑप्शन दिए हुए हैं, अर्धमागधी से दिया है, सौरसैनी अपभ्रंश से दिया है, ब्राचट से दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर किसी से नहीं। तो आंसर इसका जो होने वाला है वो हो जाएगा बी सही, सौरसैनी अपभ्रंश। इससे पहले भी एक जो पहले प्रश्न सॉल्व किया है उसमें हमने बताया कि सौरसैनी अपभ्रंश से मूल रूप से बहुत सारी भाषाएं निकली हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती महत्वपूर्ण बोलियां हैं, जिसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थानी भाषा का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है और हिंदी भाषा विज्ञान में मुख्यतः अपभ्रंश के 3 रूपों की चर्चा की गई है, जिसमें 5 उपभाषाओं का जो है विकास हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये तीनों रूप देखेंगे। सबसे पहले है अपभ्रंश। अपभ्रंश से जो है निकली है राजस्थानी हिंदी निकली है, यहाँ पर देख सकते, सॉरी, पश्चिमी हिंदी निकली है, राजस्थानी हिंदी निकली है, पहाड़ी हिंदी है, एक और है गुजराती। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं जो है सौरसैनी अपभ्रंश जो मुख्य भाषाएँ निकली हैं, वो जो 4 भाषाओं का जो है विकास हुआ है, जिसमें सबसे पहले जो आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियों को रखा गया है और राजस्थानी में 4 बोलियों को रखा गया है, पहाड़ी में 3 बोलियों को इसमें रखा गया है। इसके बाद है अर्धमागधी। अर्धमागधी का जो विकास है पूर्वी हिंदी का हिंदी से होता है, पूर्वी हिंदी का विकास जो है अर्धमागधी से होता है। उसके बाद आती है मागधी। मागधी जो है बोली का विकास है, बिहारी जो है हिंदी का विकास होता है मागधी अपभ्रंश से। ठीक है, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का विकास होता है। बिहारी हिंदी में 3 बोलियां हैं, जिसमें है मगही, मैथिली और है भोजपुरी। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो मागधी भाषा है उसमें बिहारी हिंदी का विकास हुआ है और बिहारी हिंदी से मूल 3 बोलियों का विकास हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न नंबर नेक्स्ट। आप 1 2 3 करके डाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरा पेपर सॉल्व है, इसीलिए मैं यहाँ पर 42 लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे 42 प्रश्न नंबर है, भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग, आपने पता है हमारी हिंदी भाषा में राजभाषा आयोग का जो है चयन हुआ है और राजभाषा आयोग का जो है उसके अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष पूछे हैं कि कौन है। ऑप्शन दिए हुए हैं, AP शर्मा हैं, BP वर्गीज़ हैं, तीसरा जो दिया है ऑप्शन BG खैर है, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई भी नहीं है। आंसर हो जाएगा सी सही, BG खैर। यहाँ पर आप लोग पूरा डिटेल देखेंगे, लिखा है BG खैर, बाल गंगाधर खैर। ठीक है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। सन 1955 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राजभाषा आयोग का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष जो है BG खैर को बनाया गया। ठीक है, जिसमें 21 सदस्य थे। मेन रूप से आप ये भी ज़रूर याद रखिएगा कि कभी कभार आ जाता है, ये कॉमन सा जो है प्रश्न है, लेकिन अगर डीप पूछा जाता है तो कि राजभाषा आयोग में कुल कितने सदस्यों की संख्या थी, तो 21। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर देखेंगे 43। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रज है, बाबरू है, कन्नौजी है, उपयुक्त में से
एक से अधिक है या कोई भी नहीं है, आंसर डी हो जाएगा। ये तीनों ही पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ हैं, आंसर डी होगा। प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय खड़ी बोली का क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है सहारनपुर है, मुरादाबाद है, बरेली है। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर है कोई भी नहीं। आंसर इसका जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। बरेली जो क्षेत्र है वो खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे दिए गए विकल्प में बरेली खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है। बरेली में ब्रज भाषा बोली जाती है, जबकि रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, दिल्ली इन सभी में खड़ी बोली का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा 45 प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, अवधी भाषा कहाँ पर बोली जाती है, आप लगा सकते हैं। अवधी भाषा का जो क्षेत्र है इलाहाबाद है। बुंदेली भाषा जो है झांसी की है। ब्रज भाषा मथुरा की है। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर की है। इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ई सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी जो है मिलान सही नहीं है, तो इसीलिए इसका जो आंसर है ई सही होगा। प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डिटेल भी दिया हुआ है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 46 हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में हैं। आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन दिए हुए हैं अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 349। उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई भी नहीं, तो आंसर इसका जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हमारी हिंदी भाषा राजभाषा के संदर्भ में ही उल्लेखित है। संविधान जो है अनुच्छेद हैं, तो आंसर इसका जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट दूसरा 47 अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले जो है प्रयास किसने किया था। तो आंसर हम देखेंगे, ग्रेशन दिया हुआ है, शिव सिंह सेंगर दिए हैं, रामचंद्र शुक्ल दिए हैं, और उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। आपको पता है सबसे पहले जो हिंदी भाषा के जो हिंदी भाषी जो कवि या फिर इतिहासकार कहे जाएं, आचार्य कहे जाएं, वो सबसे पहले शिव सिंह सेंगर ने किया था। लेकिन अगर हिंदी भाषा का सबसे पहले जो इतिहास लेखन किया था वो गायशाह दत्तात्रेय ने किया था। ठीक है, तो आंसर इसका इसमें हो जाएगा बी सही, शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर, और वैसे देखा जाए तो गायशाह दत्तात्रेय। ठीक है, प्रश्न नंबर देखेंगे हम 48 चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहा जाता है कहलाता है। यह विचार किस विद्वान का है। ऑप्शन दिए हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद हैं, रामकुमार वर्मा है, या फिर कोई भी नहीं है। उपयुक्त से एक से अधिक है, आंसर ए सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अकॉर्डिंग ऐसा जो है मिलता है कि जहाँ पर चित्रवृत्तियों की जो है परंपरा पर कहीं ना कहीं उनका जो है ध्यान आकर्षित होता है, और उनकी ही ये महत्वपूर्ण परिभाषा है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखिए 1929 में इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास एक नामक ग्रंथ लिखा हुआ था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे हिंदी साहित्य के लिए। ठीक है, जिसमें इन्होंने इसका उल्लेख भी किया है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर है 49 मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित में से किस कवि का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन दिए हैं गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर कोई भी नहीं है, या फिर एक से अधिक हैं। तो आंसर इसका जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी का जो है उल्लेख नहीं किया है, बाकी इन सभी दोनों का हिंदी में जो है हिंदी नवरत्न में प्रयोग किया है मिश्र बंधुओं ने। टोटल इनका जो है नाम भी देख लेंगे आप एक बार, लिखा हुआ है मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न। मलिक मोहम्मद जायसी का स्थान नहीं मिला है। हिंदी नवरत्न में जो कवियों का स्थान है वो है तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, देव हैं, बिहारी हैं, त्रिपाठी बंधु हैं। त्रिपाठी बंधुओं में 3 जो हैं आते हैं, वो हैं भूषण और मतीराम। ठीक है, और आप त्रिपाठी जानते हैं, उनका नाम है रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये त्रिपाठी बंधुओं में ये तीनों हैं। और इसके बाद हम देखेंगे केशव दास। ठीक है, कबीर दास, चंद बटाई, भारतेंद्र, इन 9 कवियों का उल्लेख मिलता है, जो है मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी नवरत्न। इन 9 कवियों का उल्लेख इन्होंने किया है। प्रश्न नंबर देखेंगे 50 में है पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अपहृत किया है।
ऑप्शन दिया श्रृंगार काल, रेत काल, अलंकार काल, उपयुक्त में से अधिक या फिर कोई भी नहीं। तो आंसर इसका जो हो जाएगा ए सही, श्रृंगार काल विश्वनाथ का इन्होंने नाम दिया है श्रृंगार काल। ठीक है, रीत काल को इन्होंने श्रृंगार काल नाम से संबोधित किया है। आंसर इसका जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। पूरा डिटेल देखेंगे एक बार। लिखा है रीत काल जो नाम दिया है वो दिया है ग्रेशन ने, अलंकृत काल दिया है मिश्र बंधुओं ने, रीत काल नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आप यहाँ देख सकते हैं रीत काल जो नाम है दो लोगों ने दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है और दिया है ग्रेशन ने। ठीक है, इसके बाद अलंकृत काल जो नाम दिया है वो दिया है मिश्र बंधुओं ने, कला काल नाम दिया है वो दिया है रमाशंकर शुक्ल ने। ठीक, प्रश्न देखेंगे 51 और भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है। ऑप्शन है जेम्स हक्की को, गणेश शंकर विद्यार्थी को, मदन मोहन मालवीय को, या फिर एक से अधिक, क्या कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा ए सही, जैक्स हिक्की। ठीक है, पूरा डिटेल एक बार इसको देखेंगे क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा हटकर है, अलग है, इसीलिए इसकी पूरी डिटेल भी देखेंगे। लिखा है भारतीय पत्रकारिता का पितामह जेम्स हिक्की को कहा जाता है। ये भारत के आधुनिक पत्रकारिता की नींव डालने वाले पत्रकार थे। सन 1780 ईस्वी में हिक्की ने बंगाल गजट का एक साप्ताहिक पत्र के रूप में संपादन किया था और मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय समाचार पत्र का प्रकाशन 1907 में किया था। ठीक है, से शुरू किया था। एक साप्ताहिक पत्र था जिसे गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नाम से प्रकाशित किया था 1913 ईस्वी में। तो कहीं ना कहीं जो पितामह कहा जाते हैं जेम्स हिक्की कहे जाते हैं। आप लोग याद जरूर रखिएगा इसका। प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट 52। प्रश्न है तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में यह विचार किसका था। महत्वपूर्ण ये विचार है, इसको याद जरूर रखिएगा। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन दिए हुए हैं डॉक्टर नागेंद्र हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल हैं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो आंसर इसका जो हो जाएगा सी सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ये प्रमुख कथन है। ठीक है, प्रश्न देखेंगे यहाँ पर देखना भी ये भी महत्वपूर्ण है, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न दिया गया कथन तात्पर्य यह है कि छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में ये विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। नागेंद्र क्या कहते हैं छायावाद के विषय में, ये भी देखेंगे। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, वहीं विशेष प्रकार की भावना पद्धति है। ठीक है, और जीवन के प्रति विशेष प्रकार का भावनात्मक दृष्टिकोण है। ये है डॉक्टर जो है नागेंद्र का कथन। प्रश्न नंबर देखेंगे नेक्स्ट 53 को। निम्नलिखित में से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि आप सभी लोग जानते होंगे। आंसर इसका बी सही हो जाएगा, स्वयंभू को। ठीक है, पुष्पदंत को कहा जाता है अपभ्रंश का भवभूत। ठीक है, आंसर इसका बी सही हो जाएगा। प्रश्न देखेंगे निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद किसका था। ये जो है प्रमुख संप्रदाय हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो है यहाँ दिया हो विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद, अद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद, इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे विशिष्ट द्वैतवाद जो है रामानुजाचार्य के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, एक का जो आंसर हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद 2 सही होगा, रामानुजाचार्य। दूसरा है शुद्ध द्वैतवाद, वल्लभाचार्य के द्वारा चलाया गया था। अद्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद, इसका जो है अद्वैतवाद का जो है प्रतिस्थापन जो किया है वो शंकराचार्य के द्वारा चलाया गया है और द्वैताद्वैतवाद जो है निम्बार्क का द्वारा चलाया गया। तो इस प्रकार से आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई सही। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आंसर ई सही होगा। प्रश्न नंबर देखेंगे 55 और प्रश्न नंबर है ये लास्ट। इसके बाद अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर शेयर करिए। इसके बाद जो है पेपर हम और भी सॉल्व कराएंगे, जो भी हैं एस्टेट का या फिर पिछली साल का टीआरई 1 का टीआरई 2 का सभी पेपर हम फुल डिटेल में सॉल्व कराएंगे। तो जो लोग चाहते हैं कमेंट जरूर शेयर करें, जिससे कि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर लास्ट है, ये प्रश्न नंबर है 55। प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष में आबद्ध नहीं होता है। ये विचार किस विद्वान का है। ऑप्शन दिए हुए नामवर सिंह का, नंदुलारी का, गणपतचंद का, या फिर कोई भी नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रश्न आंसर इसका देखेंगे एक बार, इसका वो है सी सही,
पूरा डिटेल यहाँ पर हम देखेंगे, इसीलिए हमने इसको किया है। आंसर हो जाएगा इसका सी सही। प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, केवल प्रगतिशील, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से आबद्ध नहीं होता है। यह विचार गणपतचंद द्वारा कहा गया है। ये प्रमुख कथन जो है गणपतचंद का है। प्रगतिवाद सैद्धांतिक आधार मार्क्स एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या फिर साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। तो इस प्रकार से ये पूरी परिभाषा है गणपतचंद गुप्त की। ठीक है, तो आज इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा पेपर हम आगे सॉल्व करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।